पूजा बोली, आप कैसे किसी को सुधार सकते हो? उसने आपसे प्यार नहीं किया, पर आपने उससे प्यार किया तो गलती आपकी थी। आपको प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। जैसे आपने मुझे गलती से किडनैप किया, मैं वो हूँ ही नहीं जिसे आप किडनैप करना चाहते थे। आपको खुद का पता नहीं कि क्या करना है। इंसान जब किसी चीज़ का गुलाम हो जाता है तो वो गलतियाँ करने लगता है। आप आज भी उसे चाहते हैं, उसे ही प्यार करते हैं। पूजा उसे बातों में उलझा रही थी। नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत। अगर नफरत करते तो उसकी याद में ये मर्डर क्यों करते? किसी को प्यार करते हैं तो उसे याद करते हैं। आप बताएं कि क्यों कर रहे हैं? बदला लेना है हर बेवफा लड़की से, लेकिन जीत तो उसकी हो गई। उसके कारण आप सबको मार रहे हैं। वो खुश हो रही होगी कि उसने आपको बुरा आदमी बना दिया, उसने तबाह कर दिया आपको। नहीं, मैं बुरा नहीं हूँ। किसी को मारना अच्छी बात कैसे हो सकती है? ये जिंदगी उस रब ने दी है तो मौत का हक भी उसका है। हम अगर करते हैं तो गलत है। वो सुन्न हो गया। पूजा को लगा कि उसकी बातें असर कर रही हैं। वो बोलने लगी तो वो उठा और दरवाज़ा बंद करके चला गया। वो चुपचाप खाने को देखती रही। मीनू और उसकी बहन घर आ गए थे। उसकी बहन ने काफ़ी समझाया, पर मीनू के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप बाहर आ गया। उसने टाइम देखा, पूजा का पार्क में बैठने का टाइम था, तो वो पार्क की तरफ भाग गया। उसने देखा पूजा चुपचाप सर झुकाए चली जा रही है। अचानक किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और उसे कार में डाल दिया, और वो वहाँ से बहुत दूर था। वो जब तक वहाँ पहुँच कार दूर जा चुकी थी। वो जल्दी से अपनी कार की तरफ दौड़ा। कार लेकर उसने उसका पीछा किया, पर वो गायब हो गई थी। आगे 2 रास्ते थे। मीनू ने तय किया पहले एक रास्ते से जाएगा, फिर दूसरे से। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने नीचे उतरकर मिट्टी में कार के टायर के निशान ढूंढे, पर कुछ न मिला। फिर वो दूसरे रास्ते से आया। उसे बहुत दूर वही कार दिख गई। उसने वापस कार में आकर पूजा के प्रोफेसर को फोन करके सब बता दिया। वो पुलिस लेकर उस जगह आ गया। मीनू वहीं वेट कर रहा था। उसे पता था कि वो अभी अंदर है। उसका मन घबरा रहा था, पर वो अकेले जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अंदर कितने लोग हैं। वो भागकर कमरे के बाहर दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसे पूजा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने सब सुना जो उसने कहा। उसका दिल अब बिल्कुल टूट गया, पर उसने पूजा को बचाना था। जैसे ही वो बाहर आया, मीनू ने उसे पकड़ लिया और कराटे का जोरदार पंच मारकर बेहोश कर दिया। पुलिस भी आ गई थी। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला। सामने पूजा बैठी थी, बंधी हुई। वो गया, उसने उसके हाथ खोल दिए। पूजा ने उसे थैंक यू कहा। मीनू पुलिस को बताकर चला गया। प्रोफेसर भी आ गए थे। पुलिस ने पूजा को छुड़ा लिया और उसे पकड़ लिया। एक शातिर सीरियल किलर अब पुलिस के कब्जे में था। पूजा मीनू को ढूंढ रही थी, पर वो कहीं नहीं था। प्रोफेसर ने पूजा से पूछा, तुम ठीक हो? जी सर, यही जगह है जहाँ ये सबको रखता है। देखने से तो ऐसा ही लगता है ये साइको है। इसे पता ही नहीं कि ये क्या कर रहा है। आप इसकी क्लास जरूर लें। मीनू को पुलिस ने थोड़ी देर रोककर पूछताछ की, फिर घर भेज दिया। मीनू घर आकर लेट गया। उसने तय कर लिया था कि वो अब पूजा के बारे में सोचना छोड़ देगा। उसने मिनमिन को बुलाया। मिनमिन, हम वापस चलेंगे। अब मुझे यहाँ नहीं रहना। जितनी जल्दी की टिकट करा सकती हो बुक करा लो। पूजा कई दिन उसी केस में उलझी रही। जब वो फ्री हुई तो वो बुक स्टोर पर गई। जेनी ने उसे बताया कि कितने दिन हो गए मीनू नहीं आया। पूजा को भी अब उसकी आदत हो गई थी। वो उसे दिखता भी नहीं था, फिर भी उसे ये लगता था कि वो आसपास ही है। अब उसे उसके बिना खाली लगने लगा। वो उसके एकेडमी गई, वहाँ नहीं था। उसे पता चला कि वो सब कुछ बेचकर कोरिया वापस चला गया।
पूजा को अब एहसास हुआ कि वो भी उसे चाहती है। मीनू को गए हुए काफ़ी समय हो गया था, पर पूजा को वो अब हर जगह दिखने लगा था। वो बुक स्टोर जाती तो उसे बाहर उसी बेंच पर बैठा दिखता जहाँ वो बैठा रहता था। पूजा को लगा कि वो पागल हो जाएगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसने प्रोफेसर के साथ 1-2 केस और सॉल्व किए, पर उसका मन नहीं लग रहा था। एक दिन प्रोफेसर उसे बताता है, पूजा, एक केस मिला है, वो भी सीरियल किलर है, पर वो कोरिया में है। मुझे केस के सिलसिले में वहाँ जाना पड़ेगा, पर यहाँ का वो पॉल मर्डर केस अभी सॉल्व नहीं हो पाया है। सोच रहा हूँ उसे मना कर दूँ। सर, अगर आप ठीक समझे तो कोरिया मैं चली जाती हूँ। तुम? हाँ, अगर तुम कर सको तो ठीक है, मगर अपना ध्यान रखना, पिछली बार की तरह कुछ गलत ना हो। अपनी सेफ्टी पहले देखना, समझी? ठीक है सर। ओके, मैं उन्हें तुम्हारी डिटेल भेज दूंगा। और ये लो केस की डिटेल। तुम कल की फ्लाइट से चले जाना। वहाँ तुम्हें ली से हंग मिलेंगे, वो वहाँ तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगले दिन पूजा कोरिया के लिए निकल पड़ी। उसे मन में आस थी कि वो मीनू उसे जरूर मिलेगा, मगर कैसे, ये वो नहीं जानती थी। उसके पास ना तो मीनू का पता था, ना फ़ोन नंबर। वो कोरिया पहुंची तो उसे एयरपोर्ट पर ली से हंग मिल गया। वो एक 40 साल का हैंडसम बंदा था। पूजा को वो होटल ले गया। उसने कहा, आज आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। उसके जाने के बाद पूजा केस स्टडी करने लगी। केस एक साइको बंदे का था। वो जवान लड़कों का मर्डर करके उनके टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक देता था। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब वो मार ही देता था तो टुकड़े क्यों करता था। अब तक उसने 6 लोगों को मारा था। पूजा ध्यान से केस समझ रही थी। टुकड़ों से पता चल रहा था कि वो 100 के 10 टुकड़े ही करता था, न कम न ज़्यादा। पूजा केस स्टडी करके बाहर घूमने निकल गई। कोरिया बहुत ही अलग देश है। यहाँ पर लड़कियों की लड़कों जैसी ही आज़ादी है। सभी मर्जी के मालिक हैं, पर माँ बाप की भी मानते हैं। पूजा इधर उधर देख रही थी, शायद कहीं मीनू ही नजर आ जाए, पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो गंगनम में थी और मीनू सियोल में रहता था। रूम में वापस आकर उसने लैपटॉप पर मीनू का नाम डाला और उसे ढूंढना शुरू किया। उसमें कितने ही मीनू आ गए। तब उसने किम मीनू लिखा तो उसमें मीनू मिल गया। उसने उसका पता और फ़ोन नंबर नोट कर लिया। अगले दिन मिस्टर ली एक लड़की को साथ लेकर आए। ये जंग सो मिन है, ये आपकी असिस्टेंट है। ये केस में आपकी हेल्प करेगी। आपको बाहर लोगों से कम्युनिकेट करने में दिक्कत ना हो, इसलिए इसे साथ रख लीजिएगा। ओके, मैं आपको मिस सो कह सकती हूँ? ज़रूर, आप कह सकती हैं। वो फिर शहर में मर्डर साइट पर पहुँच गई। उन्होंने वहाँ सब कुछ देखा, पर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर वो मिस्टर ली के पास पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर केस फाइल्स चेक की। उन्होंने देखा कि मर्डर हर बार नई जगह होता था और कत्ल होने वालों की उम्र 20 से 26 के बीच थी। सभी पढ़ने वाले बच्चे थे। उनका आपस में कोई लिंक भी नहीं था। पूजा बहुत ही कंफ्यूज हो गई थी। वो बार बार केस को स्टडी कर रही थी, पर कोई कड़ी सामने नहीं नजर आ रही थी। फिर उसने देखा कि जो तीसरा विक्टिम था वो एक सिंगर का फैन था। वो उसके म्यूजिक शो से आ रहा था जब उसका मर्डर हुआ। उन्होंने जब ये लिंक निकालना चाहा तो उन्हें पता चला कि सभी किसी न किसी सिंगर के फैन थे और सिंगिंग शो से वापस आ रहे थे। जब उनके मर्डर हुए, अब उन्हें एक लिंक मिल गया था कि मर्डर को सिंगिंग से नफरत है, पर ये लोग ही क्यों? पूजा ने सारी डिटेल्स मिस्टर ली को बताई। उसने कटे टुकड़ों को देखकर आइडिया लगा लिया था कि मर्डर कोई लड़की है। फिर उसने प्रोफेसर से डिस्कस की। अब वो अगले म्यूजिकल नाइट की वेट कर रहे थे, जो 2 दिन बाद थी। पूजा भी उस म्यूजिकल नाइट में गई। वो हैरान रह गई जब उसने देखा कि सिंगर मीनू है। वो भीड़ में बस मीनू को ही देख रही थी। वो उसे मिलने के लिए स्टेज के पीछे पहुंच गई। वहां उससे मिलने के लिए बहुत लोग खड़े थे।
जैसे ही मीनू बाहर आया, सारे उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए उस पर टूट पड़े। वो भी आराम से सबको ऑटोग्राफ दे रहा था। जिस लड़के ने सबसे पहले ऑटोग्राफ लिया वो खुशी से बाहर जा रहा था। पूजा ने मिस्टर ली को खबर दी। उसने भी हाथ बढ़ाया और मीनू से ऑटोग्राफ मांगा। मीनू ने पूछा, नाम बताइए। पूजा। मीनू ने एकदम सर उठाकर देखा तो सच में पूजा थी। वो उसे देखते रह गया। इतने में बाहर गोली चलने की आवाज़ आई और मीनू को उसके सिक्योरिटी वाले कवर करके अंदर ले गए। वो पीछे मुड़कर पूजा को देख रहा था। पूजा भी भरी आंखों से उसे देख रही थी। भगदड़ में उसे याद आया कि बाहर गोली चली है, तो भागकर बाहर आई। पुलिस वाले एक वैन को घेरे खड़े थे। पूजा माइक के पास गई और बोली, देखो, यहाँ से तुम बचकर नहीं निकल पाओगी, तुम मारी जाओगी। तुम्हारी माँ का क्या होगा? अगर तुम खुद को पकड़वा देती हो तो हम तुम्हें वादा करते हैं कि तुम्हारी माँ को बचा लेंगे। पूजा जो भी इंग्लिश में बोल रही थी, मिस सो कोरियन में ट्रांसलेट कर रही थी। मीनू कमरे में था। उसने पूजा की आवाज़ सुनी तो वो भी खिड़की पर आ गया। तब वैन का दरवाज़ा खुला। उसमें से वो लड़का जिसने पहला ऑटोग्राफ लिया था बाहर गिरा, क्योंकि वो बेहोश था। फिर एक 30 साल की लड़की बाहर आई। उसने हाथ ऊपर किए हुए थे। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। उसने पूजा की तरफ देखकर कहा, आपने कहा है कि मेरी माँ को ठीक करेंगी, तो मैं खुद को गिरफ्तार कराती हूँ। पूजा ने कहा, हाँ, हम तुम्हारी माँ का इलाज कराएंगे। पूजा ने मिस सो को देखा तो उसने अपनी भाषा में उस लड़की को बता दिया। उस लड़की ने गन फेंक दी। वो बोली, मुझे वो लड़की पूजा ही पकड़े। पूजा मान गई। पूजा जैसे ही उसके पास गई, उसे पकड़ने लगी। उस लड़की ने पूजा की गर्दन पर चाकू रख लिया। मीनू ने ऊपर से पहले ही देख लिया था कि लड़की ने हाथ में चाकू छुपाया हुआ है। वो उसी वक्त ऊपर से भागकर नीचे आया, पर उसके नीचे पहुंचने से पहले ही उसने अपने काबू में कर लिया था। वो बोली, तुम लोग मुझे पागल समझते हो? मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगी, तो तुम लोग मेरी माँ का इलाज क्यों कराओगे? अब जब तक मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं होता, ये मेरे साथ रहेगी। नहीं, तुम इसे छोड़ दो। तुम्हें मुझसे बदला लेना है, तुम मुझे पकड़ लो। मीनू बोला, तुम हर बार मेरे पहले फैन को पकड़कर मार देती हो, इससे अच्छा है तुम मुझे ही मार दो। मीनू बोला। पूजा ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है, पर उसे लगा कि उसने अपने दिल की बात मीनू को अब ना कही तो फिर कह नहीं पाएगी। वो बोली, मीनू, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मुझे बताए बिना क्यों आ गए? मैं तुम्हारे बिना पागल हो गई थी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? मुझे पता होता तो मैं आता ही क्यों? वो बात करता करता पूजा के नज़दीक आ रहा था। पूजा ने देखा लड़की का ध्यान मीनू पर है। वो एकदम से घूमी और पलटकर लड़की के हाथ पीछे से पकड़ लिए। उसने बहुत जोर मारा, पर पूजा ने भी मीनू से कराटे सीखे थे, उससे छूटना मुश्किल था। पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया। पूजा ने मीनू को गले लगा लिया। उसे मीनू से मिलकर एहसास हुआ कि वो उसे कितना मिस कर रही थी। मीनू को यकीन नहीं हो रहा था कि पूजा यहाँ आ गई है और ये सब कह रही है। मिस सो ने पूजा को बुलाया और कहा, मैडम, पूजा चलो, पहले पुलिस स्टेशन जाकर मिस्टर ली की हेल्प कराएं। ओह मीनू, मुझे जाना होगा, हम बाद में मिलते हैं। मैं पहले काम कराऊं? ये लो मेरा फ़ोन नंबर, कांटेक्ट कर लेना। मीनू ने उसके फ़ोन में अपना नंबर फीड कर दिया। पूजा मिस सो के साथ पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस ने मर्डरर से पूछताछ की। उसने बताया, मेरे पापा सिंगर थे। मेरी माँ उसके हर शो पर सबसे पहले ऑटोग्राफ लेती थी। मेरे होने के बाद पापा ने इसे धोखा दिया। उसने किसी और फैन के साथ शादी कर ली। माँ पागल हो गई। उसे देने के लिए मैं हर पहले ऑटोग्राफ लेने वाले को पकड़ती थी। वो ऑटोग्राफ माँ को दे देती थी, पर मेरे अंदर उन फैंस के लिए नफरत भर गई। मैं उन्हें मारने लग गई। मुझे मज़ा आता था। मैं क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उन्हें बेहोश कर देती, फिर उनके टुकड़े करके फेंक देती। पर तुम ये 10 टुकड़ों की क्यों करती थी? मिस्टर ली ने पूछा। आप ये उस मैडम से ही पूछो जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। उसने पूजा की तरफ इशारा किया।
सब पूजा की तरफ देखने लगे। इसके पापा की जन्मतिथि 10 थी। इसकी माँ 10 तारीख को उसका बर्थडे मनाती थी। इससे चिढ़कर वो उनके 10 टुकड़े करती थी, राइट? सब हैरान हो गए जब वो लड़की ने हाँ कहा। मिस्टर ली ने पूजा से पूछा, आपको इसके माँ के बारे में कैसे पता चला? मैंने पुलिस फाइल से इसकी डिटेल्स में इसकी माँ का नाम पढ़ा तो मुझे याद आया कि एक बार सेमिनार में हमने उसकी माँ के बारे में मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट पर डिस्कस किया था। बस सब क्लियर हो गया। सब पूजा की बुद्धि पर हैरान हो गए। मिस्टर ली बोले, अगर आपकी जानकारी गलत होती, मेरा मतलब इसकी माँ का नाम और उस पेशेंट का नाम अगर एक होता और वो उसकी माँ ना होती तो क्या था? मैंने तो तीर फेंका था और वो निशाने पर लग गया। अगर चूक जाता और तीर चलाती, सब तालियां मारकर उसकी तारीफ करने लगे। पूजा बोली, अच्छा अब मैं चलती। अरे हाँ, आपका वो मीनू से क्या चक्कर है? दिल की बात है, ऐसे नहीं बताई जाती। आपको कुछ दिनों में खुद ही पता लग जाएगा। कहकर पूजा पुलिस स्टेशन से बाहर आई और उसने मीनू को फ़ोन किया। हेलो मीनू, मैं फ्री हो गई। कहाँ हो तुम? पूजा, तुम बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। पूजा ने अपनी लोकेशन भेज दी। कितना समय लगेगा? बस थोड़ी देर। पूजा वेट ही कर रही थी, सामने से मीनू की कार आ गई। उसने पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और पूजा को बिठा लिया। कार में घुसते ही मीनू ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, आप कहो पूजा, जो तुम उस वक्त कह रही थी, जो सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। अब मैं क्या कहूँ मीनू, तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। मेरा वहाँ जीना मुश्किल हो गया था। मैं जहाँ देखती थी मुझे तुम नज़र आते थे। हर घड़ी लगता था तुम मेरे साथ हो। मैं अकेले में तुमसे बातें किया करती थी। मुझे लगने लगा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। कहकर उसने मीनू को कस कर पकड़ लिया और रोने लगी। मीनू की आंखें भी नम थी। वो भी रोते हुए बोला, पूजा, मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से आया था। बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, पर मैं भूल ना सका। तुमने उस दिन जो बातें कही, उससे मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। मैंने तो मरने की भी सोची, पर मर नहीं पाया। मीनू, उस दिन मैंने जो भी कहा उसका वीडियो मुझे उस किलर ने दिखाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मैंने खुद को बहुत कोसा, तुम्हें बहुत ढूंढा, पर कुछ नहीं हुआ। आज तुम मिले हो, अब अलग मत होना, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। मरने की बात कोई नहीं करेगा। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे बोले जा रहे थे। दोनों को पता नहीं था कि उनके पीछे एक काली कार कब से उनका पीछा कर रही थी। वो लोग मीनू को पहाड़ी वाले रिसोर्ट की तरफ जा रहे थे। दोनों अपनी बातों में मस्त थे। रास्ता सुनसान और पहाड़ों से भरा हुआ था। पीछे वाली कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार पहाड़ी से लुढ़क गई। मीनू की तरफ का दरवाज़ा खुल गया। वो ऊपर ही गिर गया, जबकि पूजा कार के साथ खाई में गिर गई। कार आग की लपटों से भभक उठी। मीनू ऊपर गिरा हुआ नीचे गिरती जलती हुई कार को देख रहा था। वो अपना सर पटक रहा था और पूजा को आवाज़ मार रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। 1 साल बाद मीनू अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा था। उनकी किम फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, जिसका नाम उसने अब पूजा फिल्म प्रोडक्शन कंपनी PFPC रख लिया था। वो बहुत ही खड़ूस किस्म का CEO था। हर कोई उसके गुस्से से डरता था। उसने हंसना भी भूल गया था। उनकी कंपनी में वैकेंसी निकली। मीनू की सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए मीनू खुद ही इंटरव्यू ले रहा था। कई लड़कियां आई, मीनू को कोई पसंद नहीं आ रही थी। फिर एक लड़की आई, वो आकर मीनू के सामने सीट पर बैठ गई। मीनू ने कोरियन भाषा में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सर, मेरा नाम ली सुन ही है। सब मुझे सुन ही कहते हैं। मीनू उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। न सिर्फ लड़की के बोलने का स्टाइल, बल्कि उसके हाव भाव भी पूजा जैसे लग रहे थे। पर यह लड़की कोरियन है। इसका चेहरा बिल्कुल कोरियन लोगों जैसा है। छोटी छोटी आंखें, चपटा नाक, और नाम भी तो कोरियन है। मीनू ने पूछा, आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स की है। ये सुनकर मीनू फिर हिल गया। साइकोलॉजी?
तो पूजा ने भी की थी। उसने आगे कुछ नहीं पूछा और उसे वापस भेज दिया। उसने पूछा, सर रिजल्ट कब मिलेगा? यू आर सिलेक्टेड, कल से मेरे ऑफिस आ जाना। थैंक यू सर, वो खुशी से कहती हुई चली गई। मीनू ने उसका फॉर्म निकालकर पढ़ा। वो दूर किसी पहाड़ी गांव से थी। उसकी फैमिली में उसके अलावा उसके माता पिता और एक छोटा भाई था। ये 25 साल की थी। मीनू ने सोचा अगर पूजा जिंदा होती तो इसी उम्र की होती। सुनिधि ने फिर बाहर आकर अपने घर फ़ोन किया। मुझे बहुत बड़ी कंपनी में काम मिल गया है। अच्छा, मन लगाकर काम करना, अपनी दवाई टाइम पर लेना, माँ ने कहा। तभी पापा ने फ़ोन छीन लिया। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, हमारी चिंता न करना। छोटे भाई भी बोला, दीदी मेरे लिए रोबोट लेना, वो जो बोलता है। अच्छा ठीक है बाबा, ले आऊँगी। उसने फ़ोन रख दिया। फिर उसने अपनी सहेली जिनसू को फ़ोन किया। तू कहाँ है? मैं आ रही हूँ। वो अपनी फ्रेंड की बेकरी शॉप पर पहुंची। उसने उसे गले लगा लिया और बोली, मुझे पीएफपीसी में सीईओ की सेक्रेटरी की जॉब मिल गई। मैं कल से ज्वाइन कर रही हूँ। क्या सच्ची? वाह, मज़ा आ गया। चलो केक काटते हैं। दोनों ने केक काटा। दोनों बचपन की फ्रेंड्स थी। एक दूसरे के बिना एक दिन नहीं रहती थी। दोनों एक ही घर में रहती थी। जिनसू भी उनके ही गांव की थी। रात को दोनों ने बहुत ड्रिंक की। दोनों सुबह लेट उठी। सुनिधि जब उठी तो ऑफिस के टाइम में आधा घंटा ही रह गया था। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंची। वो भागती हुई जा रही थी कि मीनू से टकरा गई। मीनू ने उसकी बाह पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। मीनू को ऐसी फीलिंग आई कि उसने पूजा की बाह पकड़ी है। उसने उसकी बाह नहीं छोड़ी। वो बोली, थैंक यू सर। उसने नहीं छोड़ा। वो फिर बोली, थैंक यू सर, मैं अब नहीं गिरती। उसने कहा, और यू अपनी बाह की तरफ देखा। तब मीनू को एहसास हुआ कि उसने उसे पकड़ रखा है। उसने झट से उसे छोड़ दिया और लिफ्ट में चला गया। मीनू अपने कमरे में आकर बैठ गया। वो सोचने लगा कि सुनिधि क्यों मुझे पूजा जैसी लगी, क्यों उसका टच मुझे पूजा की याद दिलाता है। ये मुझे क्या हो गया है? कोई भी देखकर कह सकता है कि सुनिधि पूजा से बिल्कुल अलग है। फिर मेरा मन क्यों नहीं मानता? शायद पूजा का मुझ पर बहुत असर हो गया है। नहीं, मैं पूजा के साथ ये धोखा नहीं कर सकता। पूजा मेरी वजह से मरी थी। वो मेरी बाहों में थी। मुझे उसे कसकर पकड़ना चाहिए था। मैंने उसे कैसे छोड़ दिया? पूजा, मुझे माफ़ कर दो। सोचते सोचते वो रो पड़ा। ये आज की बात नहीं थी। जब से उसे होश आया, उसे ये बात खाई जा रही है कि वो बच गया और पूजा मर गई। शुरू में जब इसे पता लगा कि पूजा मर गई है तो इसने ना जाने कितनी बार मरने की कोशिश की, पर हर बार इसे कोई ना कोई बचा लेता। फिर इसने इसे तकदीर मानकर मरने की कोशिश करना छोड़ दिया। जब वो ठीक हो गया तो उसने जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था खुद छानबीन की, मगर कुछ नहीं पता चला। कार बुरी तरह जल गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। उसने उस जगह छोटा सा घर बना लिया था और अक्सर बैठकर पूजा से बातें करता। जिस दिन वो हादसा हुआ वो दिन वो दोनों बहुत खुश थे। आने वाले जीवन के सपने देख रहे थे और फिर वही दिन उनके जीवन का सबसे बुरा दिन बन गया। मीनू अपने ही ख्यालों में बैठा था कि दरवाज़ा खुला और सुनिधि ने पूछा, मैं आई कम इन सर? मीनू ने अपना मुंह पोंछा, फिर बोला, कम इन सर, आज 10 बजे मिस्टर ली के साथ मीटिंग है। ओके, ऐसा करना इनको काफ़ी पसंद है। उनके आते ही ले आना। वो ज़्यादा देर नहीं बैठते। ठीक है सर। सर आप क्या लेंगे? मुझे नहीं चाहिए, अब तुम जाओ। सुनिधि के जाते ही मीनू कुछ फाइल्स वगैरह चेक करने लगा। उस फाइल में पूजा की फ़ोटोज़ थी। पिछले साल से वो उसकी तलाश कर रहा था। पूजा की लाश नहीं मिली थी। रिपोर्ट में लिखा था कि लाश कार में बुरी तरह जलने की वजह से राख हो गई होगी, पर मीनू इस बात को मानता नहीं था। वो अब भी सोचता था कि पूजा जिंदा है और एक दिन उसके सामने आ जाएगी। इसलिए उसने मिस्टर ली की मदद ली थी। वो भी ऐसा ही सोचते थे।
मिस्टर ली सही समय पर आ गए। सुनई उनके लिए कॉफ़ी लेकर आई। सर, ये आपकी कॉफ़ी। आप कुछ और लेंगे? मिस्टर ली ने उसकी तरफ हैरान होकर देखा। वो इंग्लिश बोली थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसका स्टाइल पूजा के बोलने के स्टाइल से मिलता है। वो एक बार तो ठिठक गए। फिर उसके चेहरे को देखकर मीनू से पूछा, ये कौन है? ये मेरी सेक्रेटरी है सुनई। ओह, थैंक यू। वैसे मैं कोरियन हूँ। ओके सर, कहकर वो वहाँ से चली गई। मिस्टर ली बोले, एक बात कहूँ मीनू, इसका इंग्लिश का एक्सेंट कोरियन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों पूजा जैसा लगा। जी मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर ये कोरियन है। ये देखिए इसका फॉर्म। मीनू ने उसका फॉर्म निकालकर मिस्टर ली को दिखाया। उन्होंने देखकर कहा, हाँ हो सकता है हमें गलत लगा हो, पर वो कोरियन भी अजीब सी बोलती है। अरे इसने भी साइकोलॉजी की है। हाँ, पर ये पूजा नहीं हो सकती। आप मेरी पूजा को ढूंढें। मिस्टर ली बोले, मीनू, मैं आज यही बताने आया था कि हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, पर कुछ पता नहीं चला। ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि हम जांच बंद कर दें। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। अब मुझे भी लगने लगा है कि पूजा नहीं है, कहकर मीनू ने अपने दिल पर हाथ रख दिया। मिस्टर ली उठ खड़े। उन्होंने मीनू के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए बोले, हमने पूरी कोशिश की। मीनू शाम को अपनी कार लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच गया जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। मीनू ने वहां जगह लेकर घर बना लिया था। मीनू ने पूजा की याद में वहां फूल लगाए थे। मीनू उन फूलों को पूजा मानता और वहां बैठकर घंटों उनसे बातें करता। वो उनके हिलने को पूजा की हाँ और ना मानता। उसने फूलों की ओर देखकर कहा, पूजा, मेरे ऑफिस में नई लड़की आई है जिसका नाम सुनई है। वो कोरियन है, पर पता नहीं क्यों मुझे वो तुम जैसी लगती है। आज मिस्टर ली आए थे, उन्हें भी ऐसा ही लगा है। ऐसा नहीं कि मैं उस लड़की की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, पर सच मानो वो मुझे तुम जैसी लगती है। वो कोरियन होने के बावजूद इंग्लिश में ज़्यादा बात करती है, और जानती हो उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अगर उसकी ओर ना देखो तो लगता है तुम बात कर रही हो। पूजा, मुझे बताओ, मैंने उसे रखकर कोई गलती तो नहीं की? हवा से फूल हिलने लगे। वो बोला, ठीक है, अगर तुम मानती हो कि मैंने गलती नहीं की तो नहीं की होगी। उसने कनाडा से वापस आकर पूजा के लिए हिंदी बोलना सीखा था। पूजा ने एक बार उसे बताया था कि वो गज़ल सिंगर जगजीत सिंह की फ़ैन है, तो उसने जगजीत सिंह की सारी गज़लें याद की, पर किस्मत ने उसे मौका ही नहीं दिया। गज़लें तो दूर, वो पूजा को ये भी बता नहीं पाया कि उसने उसके लिए हिंदी सीखी है। अब यहाँ अक्सर वो जगजीत की गज़लें गाया करता था। आज भी वो गाने लगा, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। कभी दुनिया की मुकम्मल बन के आएगी निगाहों में, कभी मेरी कभी दुनिया की हर शख्स से में पाओगे। मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। कहीं पर भी रहें हम तुम, मोहब्बत फिर मोहब्बत है। तुम्हें हम याद आएंगे, हमें तुम याद आओगे। मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। गज़ल गाकर वो खुद ही रो पड़ा। राहगीर जो उसकी गज़ल सुनने के लिए रुक गए थे, तालियां मारने लगे। कईयों ने इसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन शेयर किया। सब इसे पसंद करते थे। इंडिया में भी वो मशहूर हो गया था। वो कई बार वहीं सो जाता, फिर नौकर उसे उठाकर अंदर सुला देते थे। उसके कमरे की दीवारों पर पूजा की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थी। उसके तकिए, बेडशीट, सब पर पूजा की तस्वीरें थी। किसी का इतना बड़ा दीवाना दुनिया में शायद ही कोई हुआ होगा। सुनई ऑफिस से सीधे जिंसू की बेकरी शॉप पर चली जाती। वो देर रात तक वहाँ काम करती और फिर दोनों इकट्ठे वापस आ जाती। सुनई उसे ऑफिस की सारी बातें बताती। उसने उसे बताया, पता है आज मैं जल्दी जल्दी भाग कर जा रही थी कि मीनू सर से टकरा गई। उन्होंने मेरी बाह पकड़कर मुझे गिरने से बचा लिया। तुझे पता, जब उन्होंने मेरी बाह पकड़ी तो मुझे लगा कि जैसे मैं इस टच को पहचानती हूँ। मुझे जाने क्यों उन्हें पकड़े रहने का मन हुआ। उन्होंने भी छोड़ा नहीं। मैंने 2 बार कहा, फिर छोड़ा। इसे लव एट फर्स्ट
साइड कहते हैं, मैडम तुझे प्यार हो गया है। जिनसू बोली, नहीं यार, ये फीलिंग अलग ही है, जैसे पिछले जन्म का कोई कनेक्शन हो। मुझे लगता है कि हम पिछले जन्म के बिछड़े लवर्स हैं। बस अब कोई और कहानी ना सुनाने लग जाना। तू ये क्यों नहीं मान लेती कि तुझे उससे प्यार हो गया है? अच्छा ये बता कि वो दिखने में कैसा है? बातें करते करते वो फ़ोन भी चेक कर रही थी। उसमें मीनू की गज़ल का वीडियो आया। उसने चला कर देखा और सुनही को दिखाया। देख, ये कोरियन कितना अच्छा हिंदी गाना गा रहा है। सुनही ने देखा तो वो हैरान रह गई। अरे ये तो मीनू सर हैं। क्या ये तेरे बॉस हैं? ये कितना अच्छा गा लेते हैं। सच में ये स्मार्ट है। इनसे प्यार हो जाना नेचुरल है। सुनही उस वीडियो को ध्यान से देख रही थी। उसे वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगी। उसने जिनसू से पूछा, क्या हम इस जगह गए हैं? अरे नहीं, हम यहाँ कभी नहीं गए। ये तो वो ऊपर पहाड़ों पे है और हम लोग बचपन से इस पहाड़ी के बिल्कुल नीचे रहते हैं और कभी ऊपर गए ही नहीं। पर तू ये क्यों पूछ रही है? जिनसू बोली, नहीं, मैं तुझे बता रही थी ना, पिछले जन्म वाली बात। इस जगह को देखकर भी यही लगता है जैसे मैं पहले भी वहाँ गई हूँ। और ये गज़ल जैसे मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और रोज़ सुनती रही हूँ। सुनही बोली, यार तू मुझे डरा मत। अगर ये मजाक है तो बहुत ही बुरा मजाक है। नहीं यार, मैं क्यों मजाक करूँगी, मैं सच कह रही हूँ। ये देख, तुझे मैं ये गज़ल सुनाऊँ? सुनही भी वही गज़ल गाने लगती है। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, मैं उतना याद आऊँगा मुझे जितना भुलाओगे। जिनसू बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो कहती है, सुनही तुझे ये भाषा कैसे आती है? देख, इंग्लिश तो ठीक है पर इंडियन भाषा? अब सच में मुझे डर लग रहा है। चल अंकल को फ़ोन करके पूछते हैं। दोनों सुनही के पापा को फ़ोन करती हैं और इधर से फ़ोन उठते ही जिनसू पूछती है, अंकल आपसे एक बात पूछनी है। क्या आप कभी इंडिया गए हैं या कभी कोई इंडियन गाना सुनाया है? नहीं तो, कहाँ इंडिया और कहाँ हमारा गांव? मैंने तो आजकल सियोल नहीं देखा, तो इंडिया तो दूर की बात। पर तू क्यों पूछ रही है? स्पीकर ऑन था तो सुनही ने भी सब सुन लिया। उसने जिनसू को इशारा किया कि बस और कुछ न बोले और खुद बोल पड़ी, अरे पापा, इसका तो दिमाग ही खराब है। आज कहीं इंडियन गाना सुन लिया इसलिए पूछ रही है। आप लोग आराम कीजिए, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। यार हम दोनों तो पहले ही परेशान हैं, पापा को क्यों परेशान करना? हो सकता है मेरा वहम हो, सुनही बोली। अगले दिन ऑफिस में मीनू की आई गज़ल मशहूर हो गई थी। वो जहाँ से गुजरता सब उसे बधाई देते कि गाना अच्छा है। सुनही मीनू को काफ़ी देने आई तो बोली, सर आपने वो गज़ल बहुत अच्छी गाई। क्या आप इंडियन भाषा जानते हैं? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड पूजा इंडिया की है। ये कंपनी उसी की है। उसी ने मुझे ये गज़ल सुनाई थी जो मैंने बाद में सीखी। सुनही कॉफ़ी रखकर जाने लगी तो मीनू को कुछ याद आया। वो बोला, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? जी मैंने फ़ोन में सुनी है। नहीं, ये कैसे पता चला कि ये गज़ल है? बल्कि यहाँ सब इसे गाना ही समझते हैं। जी वो बस पता लग गया, कह के वो बाहर आ गई। वो इसे क्या बताती? फिर बता भी देती तो क्या वो विश्वास करता? वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। मीनू फ्री बैठा था। उसने मदर किरण को फ़ोन किया। मदर, सब कैसा है? ठीक है बेटा, तुम बताओ कैसे हो? शादी किया या नहीं? नहीं मदर, जिससे शादी करनी थी वही छोड़कर चली गई, तो अब किससे शादी करनी? ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर तुम दुखी होगे तो वो भी दुखी होगी। मदर, मैंने फ़ोन इसलिए किया है कि 2 महीने बाद हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है। अगर आप आओ तो मुझे खुशी मिलेगी। टिकट मैं भेज दूंगा। ठीक है बेटा, तुमने हम सब के लिए इतना किया है, मैं ज़रूर आऊँगी बेटा। सुनही ने जब मीनू को अकेला देखा तो वो उनके पास आई। उसने पूछा, सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो, क्या बात है? सर मैंने आपका वीडियो देखा। आप जिस जगह बैठे हैं वो कौन सी जगह है? वो बुरा समन पहाड़ी है। यहाँ मेरा घर है। पर तुमने क्यों पूछा?
ऐसे ही सर, जगह अच्छी लगी इसीलिए पूछ लिया। मीनू अपना काम निपटा कर चला गया। वो सारा दिन ऐसे हो बैठकर आ जाता था। वो अब दोस्तों से भी मिलता नहीं था। आज उसकी बहन ने फ़ोन करके उसे घर बुलाया था। वो घर पहुंचा तो माँ के साथ मिनमिन उसका इंतज़ार कर रही थी। एक लड़की सुहा माँ के साथ बैठी थी। वो आकर बैठ गया। बेटे, सुहा को तो जो जानता ही है, उसकी माँ चाहती है कि तुम दोनों की शादी करा दे। ये काफ़ी अच्छी है और हम दोनों को तो पसंद है। मीनू की माँ बोली। माँ, एक बार आपको बता तो दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता? पूजा मेरी वाइफ है और वही रहेगी। आप यूं ही किसी को लाकर मुझे दिखाया ना करो। और मिनमिन, तू माँ को समझा नहीं सकती? मीनू गुस्से से बोला। वो बोलकर वापस आ गया। उसने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। उसके जाते ही मिनमिन बोली, मैंने आपको पहले ही कहा था, पर आप मेरी सुनती ही नहीं हो। सुनही जिंसू की बेकरी में आ गई थी। वो लोग अपना काम कर रहे थे कि मिनमिन वहाँ आई। काउंटर पर सुनही थी। उसने पूछा, कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे एक केक चाहिए, वनीला फ्लेवर का, और ऊपर से पिंक कलर की क्रीम हो। उस पर लिखना है आई एम सॉरी। ओके, आपकी चॉइस बिल्कुल इसकी चॉइस जैसी है। इसे भी ऊपर से पिंक लेकिन अंदर वनीला फ्लेवर पसंद है। ऐसे पसंद वाले यहाँ कम ही लोग आते हैं। जिंसू बोली। ओह, ये मेरी पसंद नहीं है। असल में मेरा भाई नाराज है, ये उसके लिए है। मेरी भाभी थी पूजा, उनकी डेथ हो गई है। ये उन्हीं की पसंद है। भाई को मनाने का बस यही एक तरीका है। सुनही को लगा कि कहीं वो मीनू वाली पूजा की बात तो नहीं कर रही है। केक अभी तैयार हो रहा था। मिनमिन वहाँ बैठी वेट कर रही थी। सुनही उसके पास गई और उसने पूछा, क्या आप पीएफपीसी के बॉस की बात कर रही हैं? हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? हेलो, मैं ली सुनही, मीनू सर की सेक्रेटरी। ओह हेलो, दुनिया कितनी छोटी है। आप अभी कह रही थी कि पूजा की डेथ हो गई है, पर मैंने आज ही सर से बात की। वो कह रहे थे कि पूजा मतलब उनकी वाइफ को इंडियन गज़लें बहुत पसंद है। उनकी बातों से लगा ही नहीं कि वो किसी डेथ पर्सन की बात कर रहे हो। सुनही बोली। हाँ, भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे। नहीं, अब भी करते हैं। उन्हें यह लगता ही नहीं कि वो मर गई है। ओह, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसे आसान भाषा में बर्डन ऑफ लॉस कहते हैं। इसमें हम अपने किसी बहुत प्यारे के मरने के बाद भी ये नहीं मानते कि वो मर गए हैं। क्या आप साइकियाट्रिस्ट हैं? नहीं, पर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। क्या आप उन्हें ठीक भी कर सकती होंगी? कह नहीं सकती, हाँ कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। मिनमिन उससे बोली। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? लेकिन कहीं सर नाराज़ ना हो जाएं। अभी आप जाएं, मैं फिर कभी बात कर लूँगी। फिर कुछ सोच कर बोली, तुम कल ऑफिस आ जाना, फिर बात करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मिनमिन वहाँ से निकलकर सीधे मीनू के घर आई, जो यही इसी शहर में था। मीनू उसे देखते ही बोला, क्या बात है, क्यों आई? अरे भाई, अब माफ़ भी कर दो। मैंने माँ से कहा था, पर माँ नहीं मानी। मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा ये लो, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। उसने टेबल पर केक रखते हुए कहा। मीनू ने केक की तरफ देखा। वो एकदम पिघल गया। मिनमिन ने उसे केक काट कर दिया। भैया, ये इत्तेफाक की बात बताऊं, मुझे वहाँ कोई सुनही मिली। वो कह रही थी कि वो आपकी सेक्रेटरी है। सुनही कहाँ मिली तुम्हें? बेकरी शॉप में। ये शॉप उसकी फ्रेंड की है। वो ऑफिस से फ्री होकर वहाँ आती है। अच्छी लड़की है ये सुनही। हाँ अच्छी है। मीनू कुछ सोचते हुए बोला। भैया एक बात बताऊं, उसे भी इसी तरह का केक पसंद है। अजीब पसंद है। क्या? मीनू फिर सुनही के बारे में सोचने लगा। मिनमिन के जाने के बाद मीनू बेड पर लेटा पूजा की तस्वीर से बातें कर रहा था। पूजा, मुझे ये सुनही हर बार तेरी याद दिलाती है। उसकी आवाज़ तेरी जैसी है। उसका इंग्लिश बोलने का लहजा भी तेरे जैसा है। आज पता चला कि उसे केक भी वही पसंद है जैसा तुम्हें पसंद था। पता नहीं क्यों वो तेरे जैसी ना होकर भी तेरी जैसी लगती है। अगले दिन ऑफिस में स्पेशल मीटिंग थी। इसमें एनिवर्सरी मनाने के बारे में बताया जाना था।
मीटिंग में एक एक करके सब इकट्ठे हो गए तो मीटिंग शुरू हुई। सबने अपने अपने आइडियाज़ दिए। जब मीनू ने सुनैनी से सलाह मांगी तो वो बोली, सर आप अच्छा गा लेते हैं तो क्यों ना आपका एक गाना रखा जाए। ओके ठीक है, मैं गाना गा लूँगा। मीटिंग ख़त्म हो गई थी, सब चले गए थे, बस सुनैनी ही बची थी। मीनू ने उसे सारी डिटेल को पढ़कर लिखने के लिए दिया। सुनैनी ध्यान से पढ़ रही थी और जगजीत की गज़ल गुनगुना रही थी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर होना है, सामना आज उनसे होना है। तोड़ो फेंको रखो करो कुछ भी, दिल हमारा है क्या खिलौना है, दिल हमारा है क्या खिलौना है। मीनू ने जब सुना तो उसे एक पल के लिए लगा कि पूजा गा रही है। वो भागकर मीटिंग रूम में आया और उसने कुर्सी पर बैठी सुनैनी को पीछे से गले लगा लिया। पूजा, मुझे पता था तुम आ जाओगी। हमें रब इस तरह जुदा नहीं कर सकता। हम फिर मिलेंगे। देखा, हम फिर मिल गए।